डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। आज इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को, अजम्पशंस और इसके अलावा यूटिलिटी और वर्किंग लिमिटेशंस और जितने भी क्रिटिसिज्म हुए हैं इस सब को स्टडी करने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात है, थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन मॉरिस क्लार्क, जो कि J.M. क्लार्क के नाम से जाना जाता है। इन 1914 J.M. क्लार्क प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू हिम कि जब आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है तो इन रिज़ल्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन द रिजल्टेंट इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर दैन द इनिशियल इंक्रीज़ इन आउटपुट। होता ये है कि जब डिमांड फॉर कंजप्शन गुड इंक्रीज़ कर जाता है। अब लेट्स सपोज हम एक इकॉनमी लेते हैं जहाँ पे सिर्फ जो कंजप्शन गुड है वो क्लोथ ले रहे हैं, कि क्लोथ का डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है। अब जो क्लोथ का डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है। आउटपुट इंक्रीज़ कर जाए, लेट्स सपोज $100 का आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि $100 के हमने क्लोथ प्रोड्यूस करने हैं, उसका आगे से डिमांड है उतना। तो $100 जो क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीनरी है या कैपिटल है वो इंस्टॉल किया जाता है, तो उसका वर्थ इस आउटपुट से कई गुना ज़्यादा होता है। ये कहता है थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। यानी जो कैपिटल इंस्टॉल करते हैं, जो कैपिटल इंस्टॉल कर लें, लेट्स सपोज उस कैपिटल की जो वर्थ है, प्राइस है, वो है $300। तो यानी $100 आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया, तो उस इन्वेस्टमेंट या जो कैपिटल इंस्टॉल किया गया, तो उस कैपिटल का जो वर्थ है दैट इज़ ग्रेटर देन द इंक्रीज इन आउटपुट। तो ये कहता है थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। अब थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन फिर फंक्शन किस चीज़ का है? तो थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज की हम बात कर रहे हैं, चेंज इन डिमांड आउटपुट की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आउटपुट का फंक्शन नहीं है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट। अब किस तरीके से रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट का फंक्शन है, तो वो हम देख सकते हैं। जब इक्वेशन लिखते हैं हम थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन का, तो हम लिखते हैं K इज़ इक्वल टू WY, वेयर K इज़ कैपिटल स्टॉक, W इज़ द कैपिटल आउटपुट रेशो एंड Y इज़ आउटपुट दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे W जो है, W को हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू K/Y। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए हम लिख सकते हैं वर्थ ऑफ कैपिटल और डिवाइड बाय वर्थ ऑफ आउटपुट। इन दोनों का रेशो कहलाता है कैपिटल आउटपुट रेशो। अब वर्थ ऑफ कैपिटल जो इंस्टॉल किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, वो था $300 इसका वर्थ था, या 300 सिंपली लिख दें, 300 यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वर्थ ऑफ आउटपुट टोटल था कितना? वो 100 था। तो 100 प्रोड्यूस करने के लिए 300 वर्थ ऑफ कैपिटल इंस्टॉल कर लिया, तो इन दोनों का रेशो आता है 3। तो मीनिंग दैट जो कैपिटल आउटपुट रेशो है, W है, वो 3 है। W इज इक्वल टू 3। और फिर यही W दरअसल एक्सेलरेटर है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेटर कहते हैं, कि जब आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाइकेटिव इंक्रीज़ आता है कैपिटल में। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड को लेके चलेंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज कहते हैं टाइम पीरियड को है। तो KT लिखते हैं, मतलब करंट टाइम की बात कर रहे हैं। W जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और YT, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब KT-1 अगर हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो YT-1 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट KT-1 इज इक्वल टू W YT-1। अब यहाँ पे KT-1 क्या है? ये है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। और जब हम इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज़ द नेट चेंज इन कैपिटल स्टॉक। ड्यू टू दिस रीज़न
ये जो के टी माइनस वन है इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ, मीन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इस साइड से डब्ल्यू कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचता है वाई टी माइनस वन। अब ये तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कई टाइप्स हैं। उन टाइप्स में जो मेन टाइप्स हम स्टडी करते हैं वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। बाकी भी इन्वेस्टमेंट है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, और इसके रियल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनमस है, इंड्यूस्ड है, लेकिन जो मेन टाइप है वो ग्रॉस है और नेट है। अब इन दोनों के दरमियान इन डिफरेंस क्या है, जब हम नेट इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट या वियर एंड टीयर कॉस्ट जो होते हैं कैपिटल के, वो जब ऐड कर लेते हैं नेट इन्वेस्टमेंट के साथ तो ये इन्वेस्टमेंट बन जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जब यही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है या वियर एंड टीयर जो लॉन्सेस हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक है। तो कैपिटल स्टॉक असल में इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन, यानी चेंज इन आउटपुट। तो आउटपुट में जो चेंज आता है उसका मल्टीप्लाई होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू से जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेटर है, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर एज अ रिजल्टेंट जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है या जो कैपिटल स्टॉक आता है, दैट रिजल्टेंट चेंज इन कैपिटल स्टॉक, दैट रिजल्टेंट चेंज इन्वेस्टमेंट वुड बी ग्रेटर देन द इनिशियल चेंज या इनिशियल इंक्रीज इन आउटपुट। तो ये कहता है थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। अब थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस करता है जिनको स्टडी किए बगैर हम इस जो है थ्योरी को नहीं पढ़ सकते। तो उन अजम्पशन को डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से अजम्पशंस की या जो कंडीशंस हैं उनमें रहते हुए ये थ्योरी जो है प्रेजेंट की गई है। तो अजम्पशंस में जो पहला अजम्पशन है वो है कैपिटल आउटपुट रेशो इज कांस्टेंट। कैपिटल आउटपुट रेशो इज कांस्टेंट। जो कैपिटल आउटपुट रेशो जिसको W से डिनोट करते हैं और वो हमने लाया था W इज इक्वल टू 3 के थ्रू आउट द ट्रेड साइकिल, ये सेम रहता है, चेंज नहीं हो रहा है। ये एक बहुत यानी कि डेंजरस अजम्पशन है इस थ्योरी का। फिर उसके बाद सेकंड है कि नो टाइम लैग एडजस्टमेंट। इसका ये मतलब है कि एक तरफ से डिमांड फॉर कंजप्शन गुड इंक्रीज़ कर गया और दूसरी तरफ वो चीज़ प्रोड्यूस हो गई और वो डिमांड पूरा हो गया, कि टाइम नहीं लगेगा इन बिटवीन इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या इस चीज़ की जो है कैपिटल गुड की डिमांड के लिए, नहीं, वो यहाँ से डिमांड इंक्रीज़ कर गया वहाँ पे वो पूरा हो गया, नो टाइम लैग है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन being used efficiently। यानी कि एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो डिमांड है वो ड्राइव डिमांड कहलाता है। ड्यू टू दिस रीज़न जो थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन में इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी ड्राइव डिमांड कहलाता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड इज़ ड्राइव डिमांड बिकॉज ऑफ दैट कि व्हेन एवर कंजप्शन इंक्रीजेज इट लीड टू इंक्रीज इन आउटपुट। For the production purpose, it lead to increase in output or production. For the production purpose, an investor or a businessman hire factors of production. तो उन factors of production का जो डिमांड होता है वो ड्राइव डिमांड होता है। Due to this reason, demand for investment in theory of acceleration is called derived demand। ये तो हो गए 3 assumption। फिर उसके बाद 3-4 assumptions हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। फोर्थ assumption क्या है? फोर्थ assumption ये है कि प्रॉफिट and output are directly related। मीनिंग दैट कि यहाँ पे हम कॉस्ट को डिस्कस नहीं करें, सिर्फ कहते हैं जब
आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है तो प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, कि यहाँ पे कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। ये हो गया 4। फिर उसके बाद 5th है रिसोर्सेज आर अवेलेबल, मतलब कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ड्यू टू दिस रीज़न, टाइम लैग कोई नहीं होता, तो इसको अलग लिखें या एक ही इसमें लिखें तो मसला कोई नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी वजह से जल्दी प्रोडक्शन होती है और उस प्रोडक्शन की वजह से टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो ये 5 अजप्शंस हैं, और भी इसमें कुछ अजप्शंस ऐड कर सकते हैं कि ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन वो उनकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन ये 5 अजप्शंस हैं जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ है, तो ये काफ़ी है। इन अजप्शंस की बेस पर ये थ्योरी बेस कर लेती है कि व्हेन एवर आउटपुट इंक्रीजेज देन द रिजल्टेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन द इनिशियल इंक्रीज इन आउटपुट। अब इसको फिर हम डायग्राम और टेबल के फॉर्म में शो करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो हमें टेबल और ग्राफ में नज़र आएंगे कि जो काबिल डिस्कस हैं इस लेक्चर के अंदर। अगर हम बात करें टेबल की, तो इस टेबल में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात करें, टी यानी करंट पीरियड है, T+1, T+2, T+3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आउटपुट है, आउटपुट पहले 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है, फिर उसके बाद 110 है, फिर 125 है, यानी प्रोडक्शन पहले इंक्रीज़ करा है अप टू अ पॉइंट, यानी पीरियड T+4 तक, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाता है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन चेंज इन कैपिटल स्टॉक है। अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाता है तो वो हमने लिखा था कि K इज़ इक्वल टू WY। अब यहाँ पे TI, यहाँ पे TI, अब TI के साथ T1, T2, T3 ये चेंज होता रहता है। अब वहाँ पे W हमने लिया था 3 और आउटपुट यहाँ पे है 100, तो 100 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 300। फिर 110 को आउटपुट 110 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, वी गेट 330। तो मीन जो कैपिटल स्टॉक इंक्रीज़ कर जाए वो इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू एक्सेलरेटर। अब यहाँ पे वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिफरेंट रेशो से इंक्रीज़ करते हुए हमें यहाँ पे नज़र आता है। फिर उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट इससे जो प्रीवियस ईयर है यानी T-1 उसका डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ से हम देखें तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि YT-1। अब अगर हम T+1 की बात करें तो T+1 में से T सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वी गेट 30। फिर इसी तरीके से T+1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम T+2 मीन 375 में से 330 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद 45। तो इसी तरीके से ये नेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है लेकिन उसके बाद फिर नेगेटिव में चला जाता है। और ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कांस्टेंट है जो कि पहले से जो है कैलकुलेट किया हो गया कि 30 है, तो ये सेम है यानी कि चेंज नहीं हो रहा होता है। और फिर उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ द एडिशन ऑफ या सम ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो 30 और 30, 60, 45 ये इसी तरीके से ऐड हो रहे होते हैं। यहाँ पे -30 + 30 0 और ये -50। अब इस टेबल में हम देखें तो इस टेबल के अंदर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इसमें से एक चीज़ तो ये है कि वेन एवर आउटपुट इंक्रीजेज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन द इंक्रीज इन आउटपुट। अब इस केस में अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है यानी 10% इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा होता है वो 100% इंक्रीज़ हो रहा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीज़ है यानी 110 और 125, और यहाँ पे 60 to 75% यानी 60 to 75 इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो इन बिटवीन यानी कि जो इंक्रीज़ इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है या रिजल्टेंट इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट है विच इज़ ग्रेटर दैन द इनिशियल इंक्रीज़ इन आउटपुट, तो इसकी आउटपुट से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है काबिल ज़िक्र है वो ये है कि
अगर एक्सेलरेटर की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटर स्टेट नहीं करता है, यानी अपवर्ड में तो वो स्टेट कर रहा है कि वेन एवर आउटपुट इंक्रीजेज दैट द रिजल्टेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन आउटपुट। बट अगर आउटपुट डिक्रीज कर रहा होता है तो उस केस में एक्सेलरेटर का क्या बिहेवियर होगा, तो उस केस में एक्सेलरेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है। वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को तो मिल रहा है कि 60 से 45 हो गया, 45 से 15 हो गया, 15 से 0 डिक्रीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये देखें ये आउटपुट डिक्रीज़ कर रहा होता है तो ये, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो मिनिमम पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का, मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ द ज़ीरो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब इससे मज़ीद ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद नीचे जा नहीं सकता इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू दिस रीज़न ये डाउनवर्ड जो है डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट दरअसल है क्या चीज़, अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें या ग्रॉस की, तो आई जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई एन नेट इन्वेस्टमेंट प्लस आर। अब नेट इन्वेस्टमेंट है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, प्लस आर ज़ीरो हो जाए तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ आ जाता है। अगर हम आई एन की बात करें, आई एन इज इक्वल टू आई जी माइनस आर की बात करें, अब जो आर है वो ज़ीरो ही हो सकता है, इससे मज़ीद ज़्यादा तो वो कम नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टमेंट ख़ुद तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ज़ीरो से ज़्यादा कम तो नहीं हो सकता, वो ज़ीरो भी हो जाता है ड्यू टू रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से, और ख़ुद क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो से नेगेटिव जा नहीं सकता। अब ये भी ज़ीरो हो जाता है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ सकती है, ज़ीरो से मज़ीद नीचे वो नहीं जा सकता, चेंज नहीं हो सकता। एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें वो ज़ीरो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला ग्राफ है ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का आई जी, और ये आई एन आई यानी नेट इन्वेस्टमेंट का है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे कितना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे ज़ीरो है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन 125 है। और ये क्यों है, ये शो कर रहा है इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है अभी भी, ड्यू टू दिस रीज़न कि इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होने के बावजूद भी इकोनॉमी की, यानी नेट इन्वेस्टमेंट -30, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट +30, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ रहा है ज़ीरो। अब इस ज़ीरो की वजह से भी जो है 125 आउटपुट मौजूद है। ये होगी पहली बात। दूसरी ये कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। ये नेगेटिव का मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चला गया, ये नेगेटिव शो कर रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट था उससे इन्वेस्टमेंट इस साल कम हुआ है। इट डजेंट मीन दैट कि वो नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो प्रीवियस ईयर का ज़्यादा था, 420 था, और इस ईयर का 45 है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो इतना % कम हुआ है। ये कम होने को शो कर रहा है, न कि नेगेटिव इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। तो ये नेगेटिव जो साइन है ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि 15 यूनिट कमी आई है। तो ये यहाँ पे जो है क्लियर कर लें, ऐसा ना हो कि समझ लें कि यहाँ पे तो बात कर रहे हैं कि नेगेटिव नहीं हो सकता इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है, ये उसकी डायरेक्शन है। इन्वेस्टमेंट अभी भी है 405 की है, यहाँ पे 375 की है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन है। तो ये हम यहाँ से इस टेबल में से देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पे अभी भी जो है इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है, ड्यू टू दिस रीज़न इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आउटपुट 125 है। दूसरा ये है कि इस टेबल में से हमने ये भी देख लिया कि डाउनवर्ड केस में एक्सेलरेटर वर्क नहीं करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि जो ज़ीरो या मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ ज़ीरो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, उससे मज़ीद नीचे जा नहीं सकता। बेशक इन्वेस्टमेंट ये जो आउटपुट है वो बेशक जितना भी कम हो जाए, लेकिन ये ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकता, तो फेल हो गया। और ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये कि अपवर्ड केस में हम देखें कि जो भी आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा होता है ड्यू टू दिस रीज़न जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन उसका जो इंक्रीज़ इन मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। अब ये जो टेबल है ये है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का है जो कि 30 है इन दोनों के दरमियान। और इसकी डायरेक्शन एक और चीज़ यहाँ पे हम देखें जो हमें टेबल से भी नज़र आता है लेकिन ग्राफ से और भी क्लियरली नज़र आता है, वो ये है कि आउटपुट तो इंक्रीज़ कर रहा होता है, आउटपुट 100 है, फिर 110 हो गया, 125, लेकिन जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ या जो नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़
कम हो रहा है और अप टू अ पॉइंट फिर जब इन्वेस्टमेंट जो है आउटपुट जब डिक्रीज़ कर जाता है तो ये नेगेटिव आ जाता है। मीनिंग दैट कि बेशक अगर आउटपुट इंक्रीज़ कर भी जाए लेकिन आउटपुट जब इंक्रीज़ करता है विद अ डिक्रीजिंग रेट then the increase in investment then the increase in investment also increases with the decreasing rate। अब यहाँ से देख लें, यहाँ पे 110 है तो यानी कि 10% इंक्रीज, तो यहाँ पे 100% था, लेकिन यहाँ से 110 टू 125 जब हो गया तो यहाँ पे 75 हो गया। तो यहाँ पे देख ले 125 से 135 हो गया, यानी कि 10 यूनिट इंक्रीज़ है, लेकिन यहाँ पे 75 से 60 हो गया, यहाँ पे 15 यूनिट डिक्रीज़ है। ये डिक्रीज़ क्यों है? मीनिंग दैट कि आउटपुट जब विद अ डिक्रीजिंग रेट जब इंक्रीज़ कर जाता है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर जाता है, न कि इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पे आउटपुट 135 से 40 हो गया, यानी 5 यूनिट इंक्रीज़ कर गया, तो यहाँ पे ये कितना यूनिट डिक्रीज़ कर गया? यहाँ पे 15 डिक्रीज़ था, यहाँ पे 15 डिक्रीज़ था। ये क्यों है? इवन आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग। ये यही शो कर रहा है कि जब आउटपुट एक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर जाता है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर जाता है। और इस इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर जाता है तो इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी तो ज़ाहिरी बात है पैदा हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इस ग्राफ में से भी कि यहाँ पे आउटपुट तो इंक्रीज़ कर रहा है, टाइम पीरियड के साथ आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन जो इंक्रीज़ इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है। इन दोनों के दरमियान ये दोनों इन्वेस्टमेंट कम हो रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ज़ाहिरी बात है इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड शो कर रहा है, क्योंकि आउटपुट जब कम इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है आगे से उस चीज़ की डिमांड बहुत कम होती जा रही है, और जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो रही है तो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है तो डिप्रेशन की तरफ इकोनॉमी जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें टेबल और ग्राफ शो करते हैं। अब मूव करते हैं फिर इसकी जो है क्रिटिसिज्म के ऊपर कि क्रिटिसिज्म क्या हुआ। इसके ऊपर जो मेनली क्रिटिसिज्म किया था, जो इसके ऊपर मेनली क्रिटिसिज्म किया था वो प्रोफेसर कॉल्डर था। और इनके नज़दीक जो क्रिटिसिज्म किया गया, पहला पॉइंट तो ये है कि कांस्टेंट जो आउटपुट यानी कैपिटल आउटपुट रेशो था वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, या कैपिटल आउटपुट रेशो जिसको हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेटर का नाम दे दिया, तो वो उसमें कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कॉल्डर के ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू बिजनेसमैन खुद कैलकुलेट करके लाते हैं, तो वो कॉस्ट को भी देख रहे होते हैं, वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख रहे होते हैं, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिमांड को भी देख रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को भी देख रहे होते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इसको कांस्टेंट रखें, हालात चेंज होते रहते हैं, ड्यू टू दिस रीज़न ये चेंज होता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले स्ट्रांगली इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ किया गया था, ये पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यानी कि नॉट कांस्टेंट W कैपिटल आउटपुट रेशो। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि चलो वहाँ पे ये है कि जब डिमांड फॉर कंजप्शन गुड इंक्रीजेज देन इट लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज़ कर जाता है। अब अगर ऐसा हो कि इकोनॉमी के अंदर टेम्परेरी तौर पर डिमांड इंक्रीज़ कर जाए ड्यू टू फैशन है, कस्टम है, या कोई भी इतना फेस्टिवल वगैरह आ जाए, उसमें जब डिमांड टेम्परेरी तौर पर इंक्रीज़ कर जाता है, अक्सर हम देख लेते हैं हालात में, तो उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि आप कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ करें, उसमें जो आपके पास आइडल जितने भी मशीनरी है या कैपिटल है आप उसको इंस्टॉल कर लें, या आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप जो ओवर वर्किंग है तो आप ओवर वर्किंग कर लें, या जो वर्किंग आवर्स हैं उनको इंक्रीज़ कर जाएं। तो ड्यू टू दिस रीज़न यू कैन मीट द इंक्रीज़ या एक्सेस डिमांड। तो लाजमी नहीं है कि आप न्यू मशीनरी इंस्टॉल कर लें। तो ये इंक्रीज़ इन टेम्पररी कंजप्शन डिमांड, तो ये दो पॉइंट जो क्रिटिसाइज़ किए गए थे। अब इसके अलावा और भी काफ़ी पॉइंट हैं जो क्रिटिसाइज़ किए गए थे। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम लैग नहीं है,
इवन किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसमें ये चीज़ शो किया गया था ना, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन कंजप्शन डिमांड और फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। मीन इनफ्लेक्सिबिलिटी इन कंजप्शन डिमांड की इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन के लिए वो चीज़ें पहले से नहीं रखी हुई हैं। जब भी डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है, दैट इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर कंजप्शन गुड लीड टू इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अब वो तो यहाँ से ज़ाहिर हो गया कि इन्वेस्टमेंट जब ज़ीरो था तब भी एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर मौजूद थी, वो हमने टेबल के अंदर भी देख लिया था। और दूसरी प्रैक्टिकल लाइफ जो रियल लाइफ है उसमें भी हम देख लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, जब भी डिमांड थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर जाता है तो वहाँ से कैपिटल स्टॉक इंक्रीज़ करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लाइंग ऑफ आइडल जितने भी मशीनरी है या कैपिटल हैं वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उनको जो है दोबारा वर्क में लाया जा सकता है, उनकी रिपेयरमेंट थोड़ी बहुत करके, या जो पहले से रखे हुए हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, या वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाती है। लाजमी नहीं है कि आप न्यू मशीनरी इंस्टॉल कर लें, तो इस पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ किए गए थे इस थ्योरी के। फिर उसके बाद है लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस और जो उनमें फिर ये एक दूसरे दोबारा पॉइंट्स आ जाते हैं। लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। अब लिमिटेशंस की जहाँ तक बात करें तो लिमिटेशंस में भी वही चीज़ें हैं कि सबसे पहले वहाँ पे जो बात हो रही थी कि इनफ्लेक्सिबिलिटी इन कंजप्शन गुड्स, डिमांड फॉर कंजप्शन गुड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिमांड फॉर प्रोडक्शन गुड्स। मीनिंग दैट कि अगर एक कंज्यूमर है, एक हाउस होल्ड है, उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ इकोनॉमी के अंदर पहले से यानी स्टॉक में नहीं रखी हुई है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है और वो इन्वेस्टमेंट की वजह से वो चीज़ इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें, फ्लेक्सिबिलिटी इन आउटपुट गुड्स की बात है, अगर हम आउटपुट करना चाहें तो वो सारा कुछ जो है पहले से मौजूद है इकोनॉमी के अंदर, यानी रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो जो अजम्पशन उन्होंने पेश किया था ना कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल, वो चीज़ें पहले से मौजूद है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पे जाके सिर्फ कैपिटल इंस्टॉल कर लेते हैं और प्रोडक्शन जारी करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी कि भाई अभी ऐसा भी नहीं होता है इकोनॉमी के अंदर कि आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएँ। फिर दूसरा वही टाइम लैग का था कि इसकी लिमिटेशन में आ जाता है कि टाइम लगता है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, डिमांड जब इंक्रीज़ करता है तो उसको मीट करने के लिए, यानी सप्लाई इतनी जल्दी आगे से नहीं आती है, सप्लाई में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो ये भी इसका एक जो है लिमिटेशन है। फिर जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर है कि ये सेम रहता है, ये भी सेम नहीं रहता, ये बिजनेसमैन की कैलकुलेशन से आता है और कैलकुलेशन आ जाती है आगे जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है उनको देखते हुए, इकोनॉमी के अंदर डिमांड को देखते हुए, इकोनॉमी के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए, तो ये या इनकम लेवल को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए वो फिर डिमांड आ जाता है, तो इस तरह इंक्रीज़ नहीं कर जाता है। तो ये इसके 3-4 लिमिटेशंस थे। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस या जो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुए, इनके बावजूद भी ये थ्योरी कहीं जो है एक्सेप्टेबल है या कहीं पे यूज़ इसको कर सकते हैं या नहीं करते हैं, तो इसकी यूटिलिटी क्या है। तो अगर हम सिंपली इसकी यूटिलिटी लिख दें कि यूटिलिटी ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन, थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। अब ऐसा भी नहीं है कि जब इसके ऊपर इतने क्रिटिसिज्म हैं या जो है लिमिटेशंस हैं उसके बावजूद तो यूटिलिटी जो है जो ये थ्योरी है ये यूज़फुलनेस है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है पे कर लेती है थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। अभी किस तरीके से देख लें कि जब इस थ्योरी में ये कि आउटपुट इंक्रीजेज देन द इंक्रीज रिजल्टेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज़ द ग्रेटर देन इंक्रीज इन आउटपुट। अब अगर ये जो जहाँ पे एक्सेलरेटर है W जिसको हमने 3 लिया हुआ है, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है इकोनॉमी के अंदर असल में, और ये बहुत एक डेंजरस वैल्यू है इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए या हालात को एकदम चेंज करने के लिए। अगर इकोनॉमी के अंदर बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट रखें, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर ले लें कि ये जो W है और जिसको हमने 3 लिया हुआ है, ये 3 है इकोनॉमी के अंदर जो चेंज कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट को ड्यू टू इंक्रीज़ इन आउटपुट। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये आगे जो है जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं,
तो या जितने भी रूलिंग अथॉरिटीज़ हैं तो वो इनको लाजमी देखेंगे, क्योंकि जब आउटपुट इंक्रीज़ कर जाए तो डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है। अब जब डिमांड फॉर कंजप्शन गुड सबसे पहले इंक्रीज़ कर जाता है तो विच लीड टू इंक्रीज़ इन आउटपुट। आउटपुट पूरा करने के लिए आगे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाता है, मीन हायरिंग ऑफ न्यू मशीनरीज एंड जो है कैपिटल इंक्रीज़ कर जाते हैं, कैपिटल स्टॉक चेंज होता है। अब जब कैपिटल स्टॉक चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, दैट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज़ ग्रेटर दैन द इंक्रीज़ इन आउटपुट। अब अगर आउटपुट से कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में जो वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कई ज़्यादा है तो इट लीड टू इंक्रीज आउट प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है, तो ज़्यादा जब इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी के अंदर आ जाता है विच लीड टू इंक्रीज़ इन द सप्लाई। इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई लेवल है उसको इंक्रीज़ कर जाता है। अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और आगे से उस चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ ना कर जाए तो दिस सिचुएशन विल लीड टू डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया इकोनॉमी के अंदर, इन्वेंट्रीज़ पॉजिटिव हो गए, जो प्रोफेसर केन इन्वेंट्रीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फिसाइज करता है। अब इन्वेंट्रीज़ पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव इन्वेंट्रीज़ की वजह से जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो आगे प्रोडक्शन कम कर देंगे। वो देखेंगे पहली वाली चीज़ें अनसोल्ड हैं, अभी तक स्टॉक में पड़ी हुई हैं, वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन को कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे। जब एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, इकोनॉमी के अंदर बेरोज़गारी हो जाएगी तो लोगों के पास इनकम कम हो जाएगा, डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स ताकि वो कर लें तो इनकम कम हो जाएगा। जब इनकम कम हो गया तो डिमांड फॉर जो है कंजप्शन गुड या ट्रांजैक्शंस के लिए उनके पास पैसे कम होंगे तो वो कम हो जाएगा। जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे कि वो आगे डिमांड करें, तो वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो पड़े पड़े स्टॉक में ही सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, लोगों के पास इनकम नहीं है। तो ये हालात होता है डिप्रेशन का, जो कि 1929 टू 1933 जहाँ पे जो है ब्रिटेन में, अमेरिका और जो अदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे जहाँ पे इसका जो है वो देखे गए हैं सिचुएशंस के ग्रेट डिप्रेशन किस हद तक ख़तरनाक है। तो ये वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमने जो है इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत जो है थ्योरी की हम बात करें, थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। इसको देखते हुए आगे वो पॉलिसी भी बनाते हैं, या जो अथॉरिटीज़ हैं, रूलिंग अथॉरिटीज़ हैं या बिजनेसमैन हैं, तो वो इस चीज़ को लाजमी देखेंगे कि इसी के मुताबिक वो आगे फिर प्रोडक्शन कर देंगे कि इन्वेस्टमेंट ने इतना इंक्रीज़ करना होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।